हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर होगा। और उसके बाद हम जो पीक्यूआर ब्रांच है इनके बारे में स्टडी करेंगे और इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स में कैसे ट्रांजिशन होती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से रोटेशनल एनर्जी लेवल से या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से एक दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में कैसे ट्रांजिशन होगी, ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसका मतलब होता क्या है, और ये हमें देखना है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सबसे पहले हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे। हमने मान लिया कि ए बॉन्ड बी हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो ये हमने मान लिया ए बॉन्ड बी हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है? अब ये जो हमने मॉलिक्यूल्स लिया है ए बॉन्ड बी, अब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करेगा। वाइब्रेट करने का मतलब क्या है? इस मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इन दो एटम के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अंदर चेंज होगा। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट भी करेगा, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन पे। और वाइब्रेट करेगा तो इसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसके अंदर चेंज आएगा। ये तो हो गया वाइब्रेशनल मोशन। और साथ ही साथ वाइब्रेट करता करता ये मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन भी शो करेगा, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स रोटेट भी करेगा। ये होता है हमारे पास वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करेगा और वाइब्रेट करता करता वो रोटेट भी करेगा, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। तो हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स है या जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वही वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। अब ये मतलब इसका रीजन क्या है कि ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं? क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और इन मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज भी होता रहता है। दैट्स वाई वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। अब हम बात करते हैं इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज कैसे होता है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को हमने लिख दिया P, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2a। आपने एलिमेंट्री क्लास के अंदर पढ़ा होगा। चार्ज और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? हमारे पास P होता है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इसका डाइपोल मोमेंट चेंज कैसे होगा। तो सबसे पहले वाइब्रेशन की बात करते हैं। वाइब्रेशन में हमारे पास ये ए बॉन्ड बी एक मॉलिक्यूल्स है। अब वाइब्रेशन होगा तो इसके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हर बार चेंज होगा दोनों एटम के बीच का। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होगा मतलब 2a चेंज हो रहा है। अगर 2a चेंज होगा तो डाइपोल मोमेंट हमारा चेंज होगा, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट चेंज होते ही ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद सेकंड, जब ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करेगा तब इसका डाइपोल मोमेंट चेंज कैसे होगा? एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो कर रहा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं कर रहा। अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव मान लिया हमने, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव मान लिया। और इस मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा दी हमने। अब ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करेगा तो इसकी जो अगली सिचुएशन होगी वो सिचुएशन कैसी होगी? वो अगली सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ए हमारे पास नीचे होगा और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर अगले केस की बात करूं तो रोटेट करके कैसे आएगा? बी इस तरफ आ जाएगा और ए इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ पार्शियल नेगेटिव और इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पे हम देख रहे हैं जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही। फिर भी हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। अब इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज हो रहा है? हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था, जैसे ये मॉलिक्यूल्स रोटेट हुआ तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, और फर्दर ये रोटेट होगा तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन के अंदर। मतलब डाइपोल मोमेंट शुड बी चेंज। अगर डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी शो करेगा, ठीक है। तो अब वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे वापस आते हैं हम। तो ये मॉलिक्यूल्स साथ वाइब्रेशन एक साथ वाइब्रेट भी करेगा और एक साथ रोटेट भी करेगा। मतलब वाइब्रेशनल मोशन भी एग्जीक्यूट करेगा और रोटेशनल मोशन भी एग्जीक्यूट करेगा। उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे होगा क्या? हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स होंगे, दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। मान लिया हमारे पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ये है, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ये है। तो इन जो फर्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है, जो सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, फर्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के साथ हमें बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, छोटे छोटे
इस टाइप से। और सेम एज इट इज जो सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है इसके पास साथ भी हमें बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। अब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी। ट्रांजिशन होने का मतलब क्या है, और एक बात और, ट्रांजिशन पे बाद में चलते हैं, एक बात और, ये जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये हमें ओनली ऑन एब्जॉर्प्शन के अंदर मिलता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ग्राउंड स्टेट से कोई मॉलिक्यूल्स, लोअर एनर्जी स्टेट से कोई मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर हमने एनर्जी डाली, एनर्जी जैसे ही इसके ऊपर डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट के ऊपर होंगी। इमिशन के अंदर ये स्पेक्ट्रा शो नहीं करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही एक बात और, जो हम जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, वाइब्रेशनल मोशन की एनर्जी भी होती है, रोटेशनल मोशन की भी एनर्जी होती है। और बात करें हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, क्योंकि उनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। अब एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो भी हम पढ़ लेते हैं। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसर्न्ड विद द इंफ्रारेड रीजन एंड रमन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज। मतलब जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमें मिलता है स्पेक्ट्रा। ठीक है, और उस स्पेक्ट्रा के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ब्रांच है जो हमें कंसर्न्ड विद इंफ्रारेड रीजन। अब ये हमें मिलता कब है, जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम बाहर से इंफ्रारेड लाइट फॉल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स लिया था, ये ए पॉइंट बी हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, और बाहर से जब हम इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर IR इंफ्रारेड लाइट जब इसके ऊपर फॉल की जाएगी तो ये मॉलिक्यूल्स इस इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कैसे करेगा, ये नहीं है कि डालते ही इंफ्रारेड लाइट इस मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर से हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली और इस मॉलिक्यूल्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं है। कब एब्जॉर्ब करेगा, जब इस मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशनल का जो फ्रीक्वेंसी, ये मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ये मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा तो उस रोटेशन का भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, और जब हम बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं उसका भी एक फ्रीक्वेंसी होगा। अगर इनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, मतलब इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी और इस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जब सेम होगा या रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर होगा, उसी टाइम ये मॉलिक्यूल्स उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच है। ये हमें शो कब होता है, जब इंफ्रारेड लाइट किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल की जाती है। उसके बाद ये बता रखा है रमन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज, और ये मेनली हमें मिलता है वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी गैस फेज के अंदर हमें मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा molecular spectra arise from transition between vibrational energy state associated with same electronic state of the molecules। मतलब हमारे पास यहाँ पे तो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट होंगे, जैसे हमने पहले बताया था, हमारे पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ये है V1, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ये है। इस जो फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है इसके साथ हमें बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी स्टेट मिलेंगे। सेम एज इट इज सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ हमें बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। अब इन लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन होगी लोअर से हायर के ऊपर, मतलब यहां से यहां तक ट्रांजिशन हो जाएगी। अब जो ट्रांजिशन होगी वो कौन सी ट्रांजिशन अलाउ होगी, कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी, ये हम देखेंगे सिलेक्शन रूल में। ये भी हम इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सिलेक्शन रूल हमें यहाँ पे बताएगा कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउ होगी और कौन सी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड ओनली for molecules having permanent dipole moment such as heteronuclear diatomic molecules। वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलता है जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, या फिर हम ये बोलते हैं जो पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलार मॉलिक्यूल्स बोले तो एक पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लाइक हमने ले लिया HCl, ठीक है, H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव हमने चार्ज मान लिया, और यहाँ पे जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे जो अगले पॉइंट में क्या बता रखा है, हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जैसे HCl है, HBr है, ये हमारे पास सब हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे हमारे पास, लाइक H2 है, N2 है और
Cl2 है, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। काफी टाइम एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। तो जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट शुड बी चेंज, मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट चेंज होता है, वही मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब कौन से नहीं करेंगे? जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर नहीं होते, जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ये सब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ सच मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग रिलेटिव टू ईच अदर देन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शुड बी चेंज, या फिर चेंज। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ये A पॉइंट B एक मॉलिक्यूल्स है। अब ये कह रहा है जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा तो इनके बीच के जो दो एटम के बीच की, ये हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लिया है, ये ध्यान रखना। अब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा तो इसका बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हैंस द डाइपोल मोमेंट शुड चेंज पीरियोडिकली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, द डाइपोल मोमेंट शुड चेंज। अब ये मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेशन का एक फ्रीक्वेंसी होगा, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी मान लिया हमने V ऑक्सीलेशन, ये इसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी। अब जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा तो इस मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज होगा, क्योंकि बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है एटम के बीच की वो चेंज हो रही है। अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। और ये 2a अगर चेंज हो रही है, 2a क्या है ना, एटम के बीच की डिस्टेंस, अगर 2a चेंज हो रही है तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स इज बिहेव लाइक ए ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मतलब एक बार ये एक्सपेंड कर रहा है, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक बार ये एक्सपेंड कर रहा है, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे ये बिहेव करेगा। और अभी हमें जो पीछे के जो कुछ लेक्चर हैं, जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो कैसे होंगे, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हमेशा इमिट करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीलेटिंग और एक वाइब्रेटिंग, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये जो डाइपोल मोमेंट है वो लगातार ऑक्सीलेट कर रहा है। जब ये डाइपोल लगातार ऑक्सीलेट करेगा तो लगातार ये अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करेगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है, सच मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक लीड्स द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब रेडिएशन इमिट करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, V ऑक्सीलेशन। ये दोनों पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूं मैं, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज बिहेव लाइक ए ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा तो अब ये वाइब्रेटिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिहेव करेंगे ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा। और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन के अंदर पढ़ा था, जब कोई भी डाइपोल ऑक्सीलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। जो उसके इमिशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, V ऑक्सीलेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू ऑक्सीलेशन। जब उस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाएगा या रेजोनेंस पे होगा, उस टाइम जो मॉलिक्यूल्स है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, वो बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल की है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व इन एब्जॉर्प्शन। जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो ओनली ऑन एब्जॉर्प्शन के अंदर शो होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमने मान लिया हमारे पास ये दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये V1 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये V2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से V1 की एनर्जी कम मान लिया, V2 की एनर्जी ज्यादा मान लिया। अब ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इसके साथ हमें पता है बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मान लिया सेम एच के साथ भी। अब ये शो कब होगा, ये शो जब होगा, मान लिया हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है इनिशियली क्या यहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर है, बाहर से जब इसके ऊपर एनर्जी फॉल की करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब फॉल करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, तभी हमें वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इमिशन में शो नहीं होगा। जब मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स पे आएगा तब हमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये एग्जांपल आपको याद ही रखना पड़ेगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक HCl कंसिस्ट ऑफ ए इंटेंस बैंड। जो HCl का जो बैंड होता HCl का अगर हम स्पेक्ट्रा देखें तो वो इंटेंस बैंड होता है, कुछ ऐसे होता है।
एक तरफ हमने वेव नंबर ले रखा है और यहाँ पे कुछ लाइंस ले रखी हैं, ये फंडामेंटल बैंड बता रखा है HCl का। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा, एक मॉलिक्यूल्स है हमारे पास A पॉइंट B, एक मॉलिक्यूल्स है, ये वाइब्रेट भी कर रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशन का एनर्जी भी है और इस मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशन का एनर्जी भी है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी देखने लग जाऊं तो इस मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी क्या होगी, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, रोटेशनल एनर्जी लेवल, अगर मैं दोनों का सम कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी उस मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा था, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी को, रोटेशनल एनर्जी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी उस मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी। तो यहां पे हमने लिखा जो मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, ई रोटेशनल और ई वाइब्रेशनल। ठीक है, अब जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ रखा है। वो क्या होती है, रोटेशनल की एनर्जी होती है BJ ब्रैकेट J+1। J क्या है यहाँ पे, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। और जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो हमने रिसेंट ही डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है V+1/2 h न्यू ऑक्सीलेशन। अब मैं बार बार इसको h न्यू ऑक्सीलेशन नहीं लिखूंगा, मैं इसको h न्यू नोट लिख दूंगा, h न्यू नोट। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी हमें रोटेशनल का एनर्जी मिल गया, हमें वाइब्रेशनल का एनर्जी मिल गया। दोनों वैल्यू पुट इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमें कैसे मिल जाएगी, टोटल एनर्जी हमें मॉलिक्यूल्स की यहां पे मिल जाएगी। तो अब यहां पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है, हमने मॉलिक्यूल्स की ग्राउंड स्टेट के ऊपर एनर्जी देख ली। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स बाहर से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ ट्रांजिशन होगी। अब जब ट्रांजिशन होगी एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर, तो इस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसके अंदर चेंज आएगा। मॉलिक्यूल्स की कितने एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, ये वाली बात और समझने की है। नाउ चेंज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल लेवल। अब दो वाइब्रेशनल लेवल थे, ये हमने बोल दिया फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल, ये सेकंड वाइब्रेशनल लेवल। अब इनके अंदर ट्रांजिशन होगी तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज आएगा। और सेम एज इट इज यहां पे इसके साथ जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं इनके अंदर भी ट्रांजिशन होगी। इनके अंदर ट्रांजिशन होगी तो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उसके अंदर भी चेंज आएगा। अब चेंज कितना आएगा ये वाली बात भी हम देख लेते हैं। तो हमने मान लिया ये हमारे पास दो लेवल है, इस लेवल की एनर्जी E1 है, इस लेवल की एनर्जी E2 है। अगर इनमें कितना चेंज आया तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे E2 माइनस E1 कर देंगे या E1 माइनस E2 कर देंगे। ज्यादा में से हम कम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी है वो हमने निकाल लिया E1 माइनस E2। हाँ, जो ऊपर वाला लेवल है इसकी एनर्जी हम E1 लेके चल रहे हैं, जो सेकंड वाला लेवल है इसकी एनर्जी हम E2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। अब E1 की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, E1 की वैल्यू मिलेगी हमें इस इक्वेशन से। अगर हम E1 की वैल्यू ले रहा हूं तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पे J1 हो जाएगा। अगर मैं E2 की वैल्यू लूंगा तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे J2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने E1 की एनर्जी निकाली, जो हायर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाली, और E2 जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वो भी निकाल ली। अब करना क्या है, दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमने E1 की वैल्यू पुट कर दी और ये वाली वैल्यू E2 की है। अब इसको बीच में माइनस का साइन आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में से ये फर्स्ट टर्म हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया हमने। यहाँ पे h न्यू इसमें भी है, h न्यू नोट इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकालिए, h न्यू नोट बाहर, ये यहाँ पे और माइनस में ये टर्म। सेम एज इट इज जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म में से b इस टर्म के अंदर भी है और b इस टर्म के अंदर भी, b हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, J1 और इंटू J1+1 ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे b कॉमन निकाल लिया, J2 और J2+1 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो ये जो प्लस का 1/2 ये माइनस का हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें। अब क्या करेंगे, जो J1 है इस J1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, J1 का स्क्वायर और साथ में क्या मिलेगा हमें, J1 मिलेगा। इस J2 की मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा J2 का स्क्वायर और प्लस में J2 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से हम अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लिख देंगे। 1/2 से 1/2 हमने कैंसिल करके लिखा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, जो 1/2 था 1/2 से हमने 1/2 कैंसिल कर दिया, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये आ जाएगा। और जैसे ही हम J1 जो बाहर था उसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, अंदर वाले ब्रैकेट के साथ हमारे पास क्या था, J1+1 था और आगे क्या था, J2 और साथ में J2+1। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर वाली जो टर्म आई थी उनको हमने एक साथ लिख लिया, जो स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी उसको हमने अलग लिख लिया। अब ये वाली जो टर्म है वो हम यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की तो क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फर्स्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज, बी यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी हमने यहाँ पे लिख दिया, a प्लस बी हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये आ रही है कॉमन, तो हमने आगे की टर्म एज इट इज रखी, बी एज इट इज रखा, ये वाली टर्म यहाँ से कॉमन निकाल ली। तो यहाँ से क्या बच जाएगा j प्लस वन, और यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इंटू में इसके 1 मान लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको रट सकते हो, आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमने ये निकाल ली एनर्जी, दो स्टेट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, उसकी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी या उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। अगर मैं यहाँ से न्यू निकालना चाहूँ तो न्यू को उस तरफ ले जाऊँ, एच को उस तरफ ले जाऊँ, न्यू की वैल्यू आ जाएगी। E की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल रखी है इस इक्वेशन में। तो ये वाली जो वैल्यू है अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ, मीन्स यहाँ पे मैं डिवाइड बाई एच कर दूँ और इसमें भी मैं डिवाइड बाई एच कर दूँ, तो यहाँ पे एच करूंगा तो इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा और इसके डिवाइड में एच आ जाएगा। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलेगी ये वाली फ्रीक्वेंसी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे के डेरिवेशन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। अब सिलेक्शन रूल क्या होंगे, सिलेक्शन रूल सबसे पहले होता क्या है ये हम देखते हैं। तो सिलेक्शन रूल हमें बताएगा ये जो दो एनर्जी स्टेट हैं, इन दो एनर्जी स्टेट के बीच में कौन सी ट्रांजिशन अलाउ होगी और कौन सी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगी। मतलब विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन रूल हम ये बता सकते हैं कि कौन से लेवल से कौन से लेवल के ऊपर ट्रांजिशन होगी और कौन से लेवल पे कौन से लेवल के ऊपर ट्रांजिशन नहीं होगी। तो ओनली दोस ट्रांजिशन विल बी अलाउड बिटवीन द वेरियस स्टेट। अब कौन सी ट्रांजिशन अलाउ होगी इसके लिए सिलेक्शन रूल बता रखा है, डेल्टा V इक्वल टू प्लस माइनस वन, या तो V की वैल्यू प्लस वन हो और या V की वैल्यू माइनस वन, इन दोनों का अगर डिफरेंस हुआ तो ट्रांजिशन अलाउ होगी, अदरवाइज ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगी। उसके बाद J जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसका सिलेक्शन रूल क्या है, प्लस माइनस वन, या तो प्लस वन का चेंज होना चाहिए फिर माइनस वन का चेंज होना चाहिए दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, तभी ट्रांजिशन टेक प्लेस होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट में हमने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखा रखा है। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या बता रखा है, हमने दो एनर्जी लेवल्स ले रखे हैं, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ये ले रखा है जिसको मैंने बहुत ज्यादा डार्क कर दिया, और दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हमने यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है जो फर्स्ट, इसको हमने बोल दिया V1 बोल दिया फर्स्ट एनर्जी स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, और ये बोल दिया सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट। अब फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के साथ कितने सारे रोटेशनल एनर्जी स्टेट हैं, सेम एज की जो सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है इसके साथ भी बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी स्टेट है। तो द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर टू डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट, अलग अलग वाइब्रेशनल स्टेट के साथ कुछ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रखी है। और ग्राफ किस किस के बीच में बना रखा है, एनर्जी वर्सेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हमने पहले भी ये ग्राफ बनाया है जब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन कैसे होते हैं इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन होगी विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल की हेल्प से भी हम ये देखेंगे ट्रांजिशन कौन से लेवल से कौन से लेवल के ऊपर होगी। तो यहां पे क्या है, लेट J प्राइम रिप्रेजेंट द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर न्यू1, मतलब सॉरी V1 के अकॉर्डिंग जो रोटेशनल लेवल होगा उसको हमने J प्राइम से रिप्रेजेंट किया। मान लिया हमारे पास ये V1 एनर्जी स्टेट है, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो रोटेशनल एनर्जी स्टेट होंगे उसको हमने बोल दिया यहाँ पे J प्राइम से। और सेम एज इट इज जो V इक्वल टू जीरो होगा, V इक्वल टू जीरो मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ले रखा हमने, सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ले लिया जिसको V इक्वल टू जीरो से डिनोट कर दिया, और इसके कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी रोटेशनल एनर्जी स्टेट होंगे उसको हमने डिनोट कर दिया J डबल प्राइम से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा है, हमने यहाँ पे फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट लिया V इक्वल टू जीरो जो ग्राउंड स्टेट के ऊपर है, ये हमने सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट लिया। अब हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या है, ये हमारे पास सिलेक्शन रूल है। अब इस सिलेक्शन रूल की हेल्प से हम देखेंगे कि ट्रांजिशन कौन सी ट्रांजिशन अलाउ होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल लेके चलेंगे वो ले लिया हमने J इक्वल टू माइनस वन। अब हमें ये देखना पड़ेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर माइनस वन का डिफरेंस है तो हम ट्रांजिशन टेक प्लेस करवा सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रांजिशन टेक प्लेस नहीं करवा सकते। तो फर्स्ट ट्रांजिशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, अगर हम जीरो से लेके और वन तक ट्रांजिशन कर दें, ये हमने जीरो से वन तक ट्रांजिशन कर दिया, ये ट्रांजिशन अलाउ होगी। यहाँ पे माइनस वन का डिफरेंस है हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट पे देखें। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ से वन से और ये टू पे ट्रांजिशन कर दिया, यहाँ पे भी माइनस वन का डिफरेंस है, टू से वन के ऊपर आएंगे तब। और उसके बाद ये जो सेकंड स्टेट है टू से हम थ्री पे ट्रांजिशन कर सकते हैं, और उसके बाद जो
3 है, इससे हम 4 के ऊपर ट्रांजिशन कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजिशन हमने की है, यहाँ पे सब ट्रांजिशन के अंदर -1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ट्रांजिशन की है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन, ये इस ट्रांजिशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुई है वो 3rd लेवल से 4th लेवल के ऊपर हमने ट्रांजिशन की है। उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन की बात करें तो सेकंड ट्रांजिशन हमने की है 2nd लेवल से 3rd लेवल के ऊपर। उसके बाद ट्रांजिशन 1st लेवल से 2nd लेवल पे की है। यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3rd से कहाँ पे की है, 4th लेवल के ऊपर। यहाँ से 2nd से कहाँ पे की है, 3rd लेवल के ऊपर। सेम एज इट इज 1st से 2nd पे और 0 से 1 के ऊपर, ऐसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन और जो अगली ट्रांजिशन है वो 0 से 1 तक की है। ये तो हमने देख ली -1 वाली ट्रांजिशन। अब जो सेकंड सिलेक्शन रूल है J = +1, ये वाली ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगी, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे J = +1 की जो ट्रांजिशन होगी वो कहां से कहां तक होगी, हाईएस्ट स्टेट से। यहां से हम कहां पे दिखाएंगे, 0 पे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जो सेकंड ट्रांजिशन होगी वो 2 से इस 1 के ऊपर दिखाएंगे, थर्ड ट्रांजिशन 3 से 2 के ऊपर, और फोर्थ ट्रांजिशन यहां से यहां तक। तो यहाँ पे जो डेल्टा J है, J के अंदर +1 का डिफरेंस है इन ट्रांजिशन के अंदर, और इन ट्रांजिशन में -1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे जब J की वैल्यू हमारे पास -1 थी, इसको, इन वाली ट्रांजिशन को हम बोलेंगे P ब्रांच, ठीक है। और जब J की वैल्यू, मतलब ये वाली जो ट्रांजिशन J की वैल्यू जब हमारे पास +1 थी, तो इनको बोलेंगे हम R ब्रांच, ठीक है। तो ये सब ट्रांजिशन हमारे पास होंगी। अब यहाँ पे हमें दिखाना क्या है, यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं, ये हमारे पास ये जो लेवल्स है, ये हमने जो लेवल्स माना है, 2 वाइब्रेशनल लेवल्स हैं हमारे पास, और उन वाइब्रेशनल लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। उसमें हमने ट्रांजिशन बता दी। ट्रांजिशन कैसे, सिलेक्शन रूल की हेल्प से की। एक बार J की वैल्यू -1 रखी और फिर J की वैल्यू +1 रखी। जब J की वैल्यू -1 थी तो वो कौन सी ब्रांच होगी, P ब्रांच होगी। और J की वैल्यू जब +1 थी तो वो उसको हम बोलेंगे R ब्रांच, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशन है वो हम लास्ट टाइम निकाल चुके हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो स्टार इक्वेशन थी, स्टार इक्वेशन में हमने ये इक्वेशन निकाली थी। इस इक्वेशन को हमने आगे एज इट इज लिख लिया। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे एज इट इज लिख ली। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब इन स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो अब हम देखते हैं, फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल स्टेट V = 1 to V = 0, जब ट्रांजिशन 1 से 0 या 0 से 1 के ऊपर जब ट्रांजिशन होगी, तो यहाँ पे V की जगह हम क्या रखेंगे, 1, और V2 की जगह क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे V की जगह जब 1 रखेंगे और V2 की जगह रखेंगे 0, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। आप इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर A। अब इस इक्वेशन नंबर A का भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ रहे हैं P ब्रांच के बारे में। अब P ब्रांच में हमें पता है ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुई है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यहाँ पे हमने ट्रांजिशन की है, तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा व्हेन डेल्टा J = -1, जब डेल्टा J की वैल्यू -1 होगी उसको हम बोलेंगे P ट्रांजिशन। अब यहाँ पे ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुई, 0 से 1 पे हुई है, 1 से 2 पे हुई है, 2 से 3 पे हुई है। अब यहाँ पे J की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए अगर हम देखें J की वैल्यू कितना है, 0, और J2 की वैल्यू कितना है, 1। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर A निकाली है, यहाँ पे हम J की जगह रखेंगे 0 और J2 की जगह रखेंगे 1। सेम एज इट इज J की जगह 0 और J2 की जगह रखेंगे 1, और इसको सोल्व कर लेंगे। जो सेकंड ट्रांजिशन है वो कहां से कहां तक, 1 से लेके 2। अब J की वैल्यू कितनी है, J1 की वैल्यू है 1 और J2 की वैल्यू कितना है, J2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट की जाएगी, J1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, J2 की जगह 2 रखेंगे। उसके लिए फिर एक अलग से रिजल्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे जब J1 की वैल्यू 0 और J2 की वैल्यू 1 रखी इस रिजल्ट के अंदर, तो हमें मिलेगी ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जब J1 की वैल्यू 1 और J2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगी ये वाली फ्रीक्वेंसी। सेम एज इट इज J1 की वैल्यू 2 रखेंगे और J2 की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें एक और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जिसको हम न्यू 3 बोलेंगे। सो ऑन, ऐसे करके हम n नंबर तक निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं R ब्रांच की। R ब्रांच में जब डेल्टा J की वैल्यू +1 होगी तो उसको हम बोलेंगे R ब्रांच, ठीक है। फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम, अब ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगी R ब्रांच के अंदर, J1 से लेके J2 कितना होगा, 0, और J1 की वैल्यू कितनी, 2 से लेके 1 तक। ऐसे हमने ट्रांजिशन अभी जो करके दिखाई थी वही ट्रांजिशन। अब ये J1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाएंगे। हम अलग अलग जो लाइंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उसके बाद जो Q ब्रांच है, Q ब्रांच में क्या होगा, डेल्टा J की वैल्यू 0 रहेगी। हमने देखा था सिलेक्शन रूल के अंदर, सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या था, डेल्टा J = +-1। तो हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है वो तो 0 था ही नहीं, मतलब जो Q ब्रांच है वो तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी ही नहीं वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। रीजन क्या है, क्योंकि डेल्टा J 0 हमारे पास सिलेक्शन रूल है ही नहीं, तो ट्रांजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो व्हेन डेल्टा J = 0, तो जो ब्रांच रहेगी वो क्या रहेगी, Q ब्रांच रहेगी। यहाँ पे ट्रांजिशन J1 = 0 और J2 = 0,
उसमें ट्रांजिशन होगी J1 से लेके और J2, J1 की वैल्यू भी 1 और J2 की वैल्यू भी 1, मतलब हाईएस्ट स्टेट और लोअर स्टेट के बीच में जो गैप है यहाँ पे मान लिया ये J इक्वल टू 1 है और ये J इक्वल टू 2 है, तो 1 से 1 में होगी, 2 से 2 के अंदर ट्रांजिशन होगी, इस टाइप से ट्रांजिशन यहाँ पे टेक प्लेस होगी। द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज क्यू ब्रांच, और क्यू ब्रांच हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का कोई सिलेक्शन रूल है ही नहीं, तो क्यू ब्रांच एग्जिस्ट